नमस्कार, सार्विक की डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट में संबंध, जिसे नॉस्ट समीकरण भी कहते हैं। माना किसी धातु की छड़ पर सामान्य इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया को अर्ध अपचयन अभिक्रिया द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। यानी यह जो धातु है, यह धातु का क्या है, यह धातु आयन है और उसका अपचयन हो रहा है और यह अपचयित होकर के धातु में परिवर्तित हो रही है, जिसे अर्ध समीकरण के द्वारा या अर्ध अभिक्रिया के द्वारा इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब जो इसका किसी भी सांद्रता पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष जो मापा गया इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसको निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। यह जो E है इलेक्ट्रोड विभव है किसका, जो धातु का हमने क्या किया है, जिस धातु का जो अपचयित धातु है उसका इलेक्ट्रोड विभव है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इलेक्ट्रोड विभव बराबर क्या होगा, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन में NF/Ln, और यह अपचयित अवस्था बटे में उसकी ऑक्सीकृत अवस्था। जो उसकी अपचयित अवस्था होती है वो उसकी सांद्रता की इकाई, अगर उसको इकाई 1 माना जाता है तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का जो अपचयित इलेक्ट्रोड का विभव है वो उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन में NF/Ln 1 बटे में उसकी ऑक्सीकृत अवस्था। यही क्या कहलाती है, नॉस्ट समीकरण कहलाता है। यह जो नॉस्ट समीकरण है इसमें जो R होता है, यह R जो है वो गैस स्थिरांक होता है, T जो है वह ताप है, और F जो है वो फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जो N होता है, N जो है उसमें यह N है जो इलेक्ट्रॉन, जो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं स्थानांतरण में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम कैसे दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं। तो इस तरह से यह क्या होता है, इस तरह से नॉस्ट समीकरण को दर्शाते हैं। अब अगर यदि हम R और T और F का मान रख दें तो मान जो हमारा आता है E का जो अपचयित इलेक्ट्रोड विभव है वह E बराबर क्या आएगा, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में N इंटू 1 अपॉन में उसकी ऑक्सीकृत अवस्था, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉस्ट समीकरण कहते हैं। यह सेल विभव होता है, इसको आप जानते हैं। सेल विभव बराबर क्या है, यानी E सेल, किसी भी सेल का विभव दर्शाने के लिए जो क्या होता है, E कैथोड, जो उसका कैथोड पर जो उसका विभव होता है धातु का, और माइनस एनोड पर जो धातु का विभव होता है उसी को हम क्या है, इस तरह से सेल के रूप में E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड इस रूप में दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस नॉस्ट समीकरण को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक उदाहरण जैसे हमने पीछे पढ़ा है गैल्वेनिक सेल यहाँ पर देख लेते हैं फिर से क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल देखिए, इस तरह से आपने पीछे पढ़ा भी होगा। इस तरह से यह जो लिया जाता है, यह एक पात्र लिया जाता है, इसमें यह छड़ जो होती है वो ये जिंक की छड़ होती है, जो जिंक के ही लवण विलयन में डूबी होती है, जिंक सल्फेट के लवण विलयन में डूबी होती है। और यह जो कॉपर की छड़ होती है या उसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, वह क्या है, कॉपर सल्फेट के लवण विलयन में डुबाई जाती है। और इन दोनों ही उपकरणों को एक लवण ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर इस तरह से यह गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में अब इस गैल्वेनिक सेल का सेल आरेख जो होता है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं, या पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। यह जो जिंक है यानी इलेक्ट्रोड है, जो क्या है किसके, ये इस तरह से जिंक सल्फेट आयन के विलयन में या लवण विलयन में डूबा है। यह क्या है, इलेक्ट्रोड का सिंबल पर एक प्रदर्शित करता है, और यह जो जिंक है और यह जिंक सल्फेट द्वारा एक रेखा द्वारा अलग होता है। फिर यह जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं वो लवण ब्रिज को प्रदर्शित करती हैं। फिर इसी तरह से यह कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो एक रेखा द्वारा कॉपर इलेक्ट्रोड के द्वारा अलग होता है। तो इस तरह से यह क्या है, इसको हम
सेल आरेख इस तरह से निरूपित करते हैं। सेल की अभिक्रिया के बारे में भी आप जानते हैं। सेल अभिक्रिया इसमें किस तरह से होती है कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन होता है, और उसका ये पूरा का पूरा क्या होती है, गैल्वेनिक सेल में यही क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। अब इसका हम जब सेल विभव लिखेंगे, यानी इस सेल विभव क्या है, इस पूरे गैल्वेनिक सेल का जो सेल विभव होगा वो किसके बराबर होगा, सेल विभव बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर क्या होता है, कॉपर का अपचयन होता है। इस तरह से ये कैथोड है, कैथोड पर कॉपर का अपचयन होता है, और यह क्या है, जिंक है। जिंक जो है ये एनोड है, और जिंक पर एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोडों के रूप में इस तरह से इसको दर्शाते हैं, यानी ई सेल बराबर ये ऑक्सीकरण हो रहा है और ये अपचयन हो रहा है, यानी कैथोड माइनस ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसको नर्स एक एक को, यानी कैथोड और एनोड को नर्स समीकरण के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले कैथोड है, कैथोड जहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर होगा, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन में 2 क्या है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन में भाग ले रहे हैं। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 लॉग, और ये उसकी क्या है, अपचयित अवस्था है, और कॉपर जो है ये अपचयित अवस्था की सांद्रता है, और ये क्या है, और उसकी ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता है। फिर इसके बाद हम एनोड पर देखते हैं कौन सी क्रिया होगी है, और नेट पर जो क्रिया होती है उसको नर्स समीकरण के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यह जिंक आयन है, जिंक आयन का क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह एनोड का जो ऑक्सीकरण विभव है, जिंक इलेक्ट्रोड का जो ये विभव है बराबर उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग, ये क्या है, इसकी जिंक आयन की जो अवस्था है, जिंक की अवस्था है, और बटे में जिंक आयन की अवस्था जो है उसकी सांद्रताएं। अब जब इस पूरे गैल्वेनिक सेल का जब सेल विभव देखेंगे तो सेल विभव किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल विभव होता है वह ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो अब कैथोड और एनोड का मान जो यहाँ पर आया है, कैथोड और एनोड, उसका मान यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मान रखने पर क्या आएगा, इस तरह से हम देखेंगे कि मान रखने पर यह मान आएगा। अब यहाँ पर जो कॉपर, यहाँ पर जो ये कॉपर जो धातु जो छड़ है, और यह क्या है, जिंक धातु की जो छड़, ये क्या है, ठोस अवस्था में है। तो इसकी जो सांद्रता होगी वह क्या होगी, 1 मोलर होगी, यानी कॉपर की जो छड़ है और जिंक की जो छड़ है उसकी सांद्रता क्या है, 1 मोलर है। तो का मान 1 रख देने पर, यहाँ पर कॉपर और जिंक का मान 1 रख देने पर क्या हो जाएगा, जो ई से जो ई विभव होगा वो सेल का, वह इस तरह से ये दोनों आपस में 1 रख देने पर ये कट जाएंगे, और इस तरह से ये मान आ जाएगा, ये मान। अब चूंकि जो यह जिंक आयन है, ये अब इस सेल का जो विभव होगा वह क्या है, जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता पर ही निर्भर करते हैं। अगर इनकी सांद्रताएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यदि सांद्रता क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जब सांद्रता बराबर हो जाएगी, यानी मान लेते हैं जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता क्या हो, 1 हो जाए, तो यह पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, जब इन दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए, तो इसी पूरे का इस यहाँ तक ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेल का विभव आएगा वो उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर आएगा। तो इस तरह से यह गैल्वेनिक सेल का एक नर्स्ट समीकरण के द्वारा हमने गैल्वेनिक सेल को समझा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, यानी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम से रखने पर, क्रम से यानी यहाँ पर क्या है, आप बढ़ते हुए क्रम में रखिए चाहे घटते हुए क्रम में रखिए, तो उनको उनके विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिथियम से लेकर लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, इस तरह से उनके विभवों को उनके क्रम में रखा गया है, और यह क्रम रखा गया है माइनस से, यानी माइनस से लेकर के प्लस तक, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी जो लिथियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा,
वो कितने, यह सबसे कम होगा। ये देखिए 3.04 वोल्ट। और जो होगा यहाँ पर जो फ्लोरीन है सबसे नीचे, फ्लोरीन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो +2.87 वोल्ट होगा। ये उसकी क्या है, बढ़ते हुए क्रम की एक श्रेणी है इलेक्ट्रोड विभवों की, उसके धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों की एक श्रेणी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उन क्रम को समझ लेते हैं कि वह क्या है। यहाँ पर नीचे से ऊपर यहाँ नीचे से जब ऊपर हम जा रहे हैं तो क्या है, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ रहा है। तो जो सबसे कम है जो लिथियम है, यहाँ पर अब सबसे पहले नंबर पर आप देखते हैं यह क्या है, लिथियम है। तो यह क्या करता है, लिथियम में सबसे ज़्यादा क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की टेंडेंसी होती है। और नीचे आप देखेंगे तो जितना नीचे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तरफ आए हैं तो फ्लोरीन में ही क्या होती है, नीचे इस तरह से इधर नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या होती है, यानी उसमें एक्सेप्ट करने की या गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अब हम इस क्रम में देखेंगे कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि जितना ज़्यादा उनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी वो उतने ही क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते जाएंगे। और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है जिसकी सबसे ज़्यादा है वो उतने ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और उतने ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उतने ही वीक क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यानी इसका ठीक उल्टा हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने ज़्यादा जो गेन करने की टेंडेंसी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे इस तरफ से, जब नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को क्या है, गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये उतने ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और ठीक इसके उल्टा यहाँ नीचे जो जितने ज़्यादा वो गेन करने की टेंडेंसी होगी वह उतने ही क्या होंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक, तो इस तरह से यह एक श्रेणी है। इसमें जो हाइड्रोजन, जिसका हम या जो हाइड्रोजन होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 0 होता है, और इसी के सापेक्ष में धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभवों की गणना की जाती है। तो अब यहाँ पर जो इस 0 से जो ऊपर की धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, उनका जो ये जो ऊपर की धातुएं हैं वो नेगेटिव, उनका जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होता है या नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और जो हाइड्रोजन से जो नीचे की जो धातुएं होती हैं वो उनका क्या होता है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो अब इस श्रेणी को हम आगे और डिटेल में समझेंगे, तो इसको हम इसके एप्लीकेशन के द्वारा हम समझते हैं। अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग को जानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में किस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई धातु है, अगर किसी धातु का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान जितना अधिक धनात्मक होगा, जितना ही अधिक धनात्मक होगा, या उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना ही अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जितना ही अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतनी ही क्या होगी, सक्रिय होगी, वह धातु उतनी ही क्या होगी, क्रियाशील होगी। तथा इनकी जो सक्रियता होती है, इनकी सक्रियता जो होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की जो सक्रियता होती है, वह सक्रियता जो होती है वो उनकी सक्रियता क्या होती है, घटती जाती है। इसका क्या मतलब है, हम देखते हैं किसी भी धातु का जो यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना अधिक धनात्मक हो या उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो उतना ही क्या हो, अधिक ऋणात्मक हो, तो वह धातु उतनी ही सक्रिय होती है और वह क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर जो ये सक्रियता होती है वो घटती जाती है। इसको समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो धातुएं होती हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो मान होता है वह जितना ही अधिक क्या होगा, यहाँ पर यह जो देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो मान होगा जितना अधिक धनात्मक होगा, या उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है जितना ही अधिक ऋणात्मक होगा,
यह ऋणात्मक होगा, यानी जो यह क्या होंगे, जितने अधिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएं तो वह क्या होंगे, उतने ही अधिक क्या होंगे, सक्रिय होंगे। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर इनकी सक्रियता क्या होती जाती है, घटती जाती है। यानी अगर रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होता जाता है, यहाँ पर घटता जा है तो उनकी सक्रियता भी क्या होती है, घटती जाती है। इसी तरह से अधातुओं में क्या होता है, जो अधातुओं की सक्रियता होती है उनके ऋणायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो मान इसका बढ़ता जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं के लिए जो देखेंगे वह क्या होता है, बढ़ता जाता है, धातुओं के लिए बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जब यह मान बढ़ता जाता है तो धातुआं जो अधातुएं होती हैं वह क्या होती जाती हैं, उतनी ही अधिक सक्रिय होती जाती हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि जो अधातुएं होती हैं उनका जो देखिए इस तरह से जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वह ऊपर से नीचे आने पर इस तरह से बढ़ता जाता है अधातुओं का, तो वह क्या होती हैं, उतनी ही अधिक क्या होती हैं, सक्रिय होती जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं धातुओं में धन विद्युतीय गुण के निर्धारण में। धातुओं का जो धन विद्युतीय गुण होता है, यानी धन विद्युतीय गुण किसे कहते हैं कि या धातुओं में धन आयन में परिवर्तित होने का गुण या धातुओं को में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण या धनात्मक में परिवर्तित होने का गुण ही उसका क्या होता है, धन विद्युतीय गुण होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धन विद्युतीय गुण होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर, धन विद्युतीय गुण जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं, ऊपर से नीचे आने पर घटते जाते हैं। इसको देखते हैं, धन विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे आने पर जब घटते जाते हैं, यानी क्या है कि जिस धातु का जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता वह उतनी ही अधिक क्या होगी, धन विद्युतीय होगी। जिस धातु का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही अधिक ऋणात्मक होगा, इस तरह से यह जो जितना ही अधिक ऋणात्मक हो, यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या है, यह ऋणात्मकता का मान इस तरह से बढ़ रहा है, ऋणात्मक मान बढ़ रहा है यहाँ पर। तो जो जितना ही अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इस तरह से उतना ही उसका धन विद्युतीय गुण क्या होगा, ये धन विद्युतीय गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रियाओं के अध्ययन में। तो विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यह जो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यह कॉपर सल्फेट है और इसको क्या है, इस कॉपर सल्फेट में जिंक के छड़ को डुबाया जाता है तो क्या होता है, या इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉपर और जिंक का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान देख लेते हैं। कॉपर देखेंगे, कॉपर का स्थान जो होता है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है, और जो जिंक का स्थान होता है, यह जो जिंक का स्थान है वो ऊपर है। तो इससे हम क्या देखेंगे कि जो जिंक धातु है, इस तरह से जो यह जिंक धातु है इसका स्थान ऊपर है और ये कॉपर का स्थान नीचे है, तो जिंक धातु कॉपर धातु को विस्थापित कर देती है और क्या बनाएगा, कॉपर का स्थान ले लेने से फिर क्या हो जाता है, यह जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर धातु अलग हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं और अपने नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। एक हम देखेंगे कि फिर दूसरा प्रकार का एक विस्थापन हम ये देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो धातुएं होती हैं, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातुएं होती हैं वह क्या करती हैं कि अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं होती हैं वह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। इसको हम समझते हैं।
जो ये हाइड्रोजन है, ये इस तरह से, यह क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से जो ऊपर के हैं, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं ये धातुएं, तो वह अभिक्रिया करने पर क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन जो नीचे की ये धातुएं होती हैं वह क्या है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती हैं। जैसे कॉपर है, जैसे इसमें देखेंगे हम कि जो इसमें जो धातुएं मुक्त नहीं करती हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, मरकरी है, सिल्वर है, तो ये धातुएं क्या होती हैं, हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। और हम एक प्रकार का और विस्थापन देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो धातुओं द्वारा जल से H2 का विस्थापन, जो आयरन से ऊपर की धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। इसको हम यानी जो इस तरह से जो आयरन से जो ऊपर की धातुएं हैं उसको रासायनिक श्रेणी में हम देखते हैं। जो आयरन से ऊपर की धातुएं हैं, ये इस तरह से जो Fe से ऊपर है, यहाँ पर आयरन से जो ऊपर की धातुएं होती हैं वह क्या करती हैं कि जल के साथ अभिक्रिया जब होती है इनकी, तो वह क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। हाइड्रोजन गैस को, जो आयरन से ऊपर की धातुएं होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगला हम देखते हैं धातु ऑक्साइडों के स्थायित्व के अध्ययन में। तो किसी धातु का धन विद्युतीय लक्षण जितना अधिक होता है उस धातु का ऑक्साइड उतना ही अधिक स्थायी होता है। जिस धातु का धन विद्युतीय लक्षण जो होता है जितना ही अधिक होगा वह उस धातु का ऑक्साइड उतना ही अधिक क्या होता है, उतना ही अधिक स्थायी होता है। इसके बाद हम देखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो धातुओं के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया में क्या होता है कि जो उनके क्रिया करने की क्षमता होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। इसको हम देखते हैं, यानी क्या होता है, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता है वह जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रिया करने की क्षमता क्या होती है, इधर ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। यानी क्या है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ, यानी जो धातुएं होती हैं जितना हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उनके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता क्या होती है, जैसे ही हम यहाँ पर जो धातुएं हैं उनका हम क्या करें, ऊपर से नीचे की तरफ आएँ। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आने पर उनके जो क्रिया करने की क्षमता होती है ऑक्सीजन के साथ वह क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आक्सीकारकों व अपचायकों की प्रबलता के अध्ययन में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस तत्व अथवा आयन का मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होता है उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसको आपने यहाँ पर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में चार्ट के माध्यम से ही देखा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा किस तरह से किधर उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या ऑक्सीकरण की क्षमता किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से घटती जाती है। फिर विद्युत अपघटन में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है विद्युत अपघटन के उत्पादों के अध्ययन में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत अपघटन होने पर विलयन में उपस्थित आयन इलेक्ट्रोडों पर जाकर मुक्त होते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जिससे इससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।